नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी लॉ अमित कुमार में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो सीरीज हम शुरू किए हैं उसमें दूसरे सीरीज के रूप में आज भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन पर हम विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखा जाए भारत में तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें सबसे शक्तिशाली केंद्र सरकार को बनाया गया है, जिसमें सबसे अधिक पावर निहित है। उसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का निर्धारण किया गया है। जैसे देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रत्येक 28 राज्यों में राज्य में जो राज्य सरकार है वो अलग है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में मुखिया के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ये 3 प्रकार की राज्य व्यवस्था है भारत में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है जिसमें सबसे पहला, सबसे पावरफुल यानी कि सबसे अधिक जिसमें पावर निहित है वो केंद्र सरकार है। वो है केंद्र सरकार। दूसरा जो है वो है राज्य सरकार। और तीसरी इकाई के रूप में जिसे जोड़ा गया है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। बाकी विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पर 2 स्तरीय है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। बाकी पंचायती राज व्यवस्था विकसित करने वाला भारत ये पहला देश है। इसके अलावा हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो केंद्र सरकार के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें केंद्र स्तरीय शासन व्यवस्था का जो परिचालन होता है उसके लिए एक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें केंद्र स्तरीय यानी कि देश स्तरीय नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में जो चर्चा होती है उसके लिए एक भवन का निर्माण किया गया है जिसे हम संसद कहते हैं। तो संसद के बारे में हम जानेंगे कि संसद का विस्तार कैसे है और उसका स्थिति और विस्तार क्या है। तो केंद्र स्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद का निर्माण किया गया है। संसद का निर्माण किया गया है जिसमें जो भी कानूनी व्यवस्था किसी भी विषय पर चर्चा के लिए, संसद क्या है तो संसद एक भवन के रूप में है, एक घर के जैसे उसको बनाया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सदस्य होते हैं। और देश में किसी भी प्रकार का कानून का जो मूल्यांकन होता है, जो निर्धारण होता है कि कौन सी, यदि संविधान में संशोधन करना हो, किसी नई चीज को जोड़ना हो, हटाना हो, देश स्तरीय किसी भी नियम कानून के बारे में बात करना हो तो उसके लिए संसद का निर्माण किया गया है। तो हम बात करेंगे संसद के बारे में। तो संसद के बारे में यदि बात करें तो इसके 3 अंग हैं। सबसे पहला जो अंग है वो है लोकसभा। वो है लोकसभा। दूसरा जो है वो है राज्यसभा। दूसरा है राज्यसभा। और तीसरा जो अंग है संसद का वो है राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति है। तो एक एक के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और राष्ट्रपति जो है किस प्रकार कानूनी प्रक्रिया में शामिल होते हैं और किसी भी कानून को बनाने में, अपने हस्ताक्षर के द्वारा उस कानून को लागू करने में अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। तो देखा जाए तो संसद में वर्तमान में हम बात करें तो पहला जो है लोकसभा, ये जो है वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उसे हम MP कहते हैं, जो सामान्य हिंदी में उसे हम सांसद के नाम से जानते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में जो 28 राज्य हैं उसमें से प्रत्येक जिले से या जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के द्वारा ये चुनाव किया जाता है कि कितनी जनसंख्या में या क्षेत्रफल के आधार पे कितना MP का चुनाव होगा। तो ये देखा जाए तो 545 जो है वो MP हैं, इनको हम MP कहते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में इसे सांसद कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सांसद। यही सांसद लोग जो हैं
जब चुन के जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और प्रधानमंत्री जब बनते हैं तो मंत्रिमंडल का निर्माण अपने हिसाब से करते हैं, और उसी में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री या फिर विदेश मंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का निर्माण करते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार करके देश स्तरीय शासन व्यवस्था चलाने का कार्य करते हैं। तो ये होता है लोकसभा के माध्यम से। याद रखेंगे, लोकसभा का जो भी मेंबर होता है उसे एमपी कहते हैं, और यही एमपी लोग जो वो प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब 545 जो एमपी हैं, इनको किसी भी पार्टी को कितना एमपी मिल जाएगा तो अपना सरकार बना लेगा। जैसे देखा जाए तो आज राष्ट्रीय स्तरीय पर देखा जाए भारत में तो 2 ही पार्टियां ऐसी है जो सरकार बनाने का स्वयं के दम पर क्षमता रखती है, एक कांग्रेस है और दूसरी है बीजेपी। तो इसका नियम ये कहता है कि जितना भी लोकसभा का सीट रहता है उसमें आधे से एक यदि सीट किसी भी पार्टी को मिल जाता है, चाहे वो गठबंधन के द्वारा चाहे डायरेक्ट, तो वो पार्टी जो है अपनी सरकार को बना सकती है। यदि हम बात करें 545 को यदि आधा करें तो 200, 545 यानी 500 का आधा किया जाएगा तो हो गया 250, और 45 का आधा करेंगे तो 46 इंच को मान लीजिए तो हो जाएगा 23, यानी कि हो जाएगा 23 ये हो गया, यानी कि 3 ये हो गया, 5 2 7 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कि 273 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हो गया 274। यानी कि वर्तमान में यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम 274 सीट यदि आप संपूर्ण भारतवर्ष से हासिल कर लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वर्तमान की बात करें, बीजेपी की पार्टी जो सरकार अभी वर्तमान में भारत में शासन करने का कार्य कर रही है, उसके पास देखा जाए तो 274 से अधिक सीटें हैं, तभी वो क्या कर रही है, शासन करने का कार्य कर रही है। अब पार्टी पे निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वो किस तक घोषित करेगी। जैसे ही किसी भी पार्टी के पास 274 प्लस लोकसभा की सीटें आ जाती है तो वो अपने पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और वही प्रधानमंत्री अपने हिसाब से उनकी पार्टी में जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में अव्वल होता है उसे वो पद दिया जाता है और वो शासन करने का कार्य करते हैं। तो ये है लोकसभा के द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री खुद एक सांसद होते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े थे और वहां से जो है वहां के वो एमपी है यानी कि सांसद है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो बने हुए हैं। तो ये लोकसभा हो गया। राज्यसभा के बारे में हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में 250 है। 250 है राज्यसभा सीटों की संख्या। ये जो होता है भारत में देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि जनता जो है बहुत सारे प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जाके अपना नेता चुनते हैं, फिर वो नेता जनता पे शासन करने का कार्य करता है। जैसे देखा जाए यहाँ पर तो लोकसभा का जो मेंबर है एमपी, इसका चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, लेकिन एमपी लोग जाके अपने मन से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो जनता जो है एमपी का चुनाव तो कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव स्वयं से नहीं कर रही है। तो ये देखा जाए तो डायरेक्ट है। बाकी राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो 250 है। इसमें देखा जाए तो 238 जो सीट है, 238 सीट वो विधानसभा से या मंत्री पद पे अधिक समय तक जो व्यक्ति रहते हैं उनको इसमें चुना जाता है। इसके अलावा 12 इसमें ऐड किया जाता है कला, साहित्य, वाणिज्य, स्पोर्ट के माध्यम से, खेल के माध्यम से जो हमारे समाज में अच्छे व्यक्ति हैं उनको इसमें लाया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ तभी हो पाएगा जब सभी सेक्टर से लोग जुड़ के और शासन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनता के द्वारा 545 मेंबर चुन के आ रहे हैं। इसके अलावा 250 जो है राज्यसभा के हैं, प्लस 12 को कला, साहित्य, वाणिज्य, स्पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा 3 नंबर जो संसद का अंग है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। इसके अलावा सेना के अध्यक्ष, सेना के प्रमुख जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं, वो भी होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, फिलहाल हम शॉर्ट में इसको निपटाने का प्रयास करते हैं, बाकी फिर से इधर लेके हम समझने का प्रयास करेंगे। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो लोकसभा इधर से लेके फिर से एक एक पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है लोकसभा हो गया। इसके सदस्यों की जो संख्या है वो है 545। कार्यकाल जो इनका है वो 5 साल है। कार्यकाल जो है लोकसभा के सदस्यों का ये है 5 वर्ष, कार्यकाल है 5 वर्ष। इसके अलावा बात करें तो
लोकसभा का जो भी मेंबर है उसे याद रखेंगे, एमपी कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं सांसद। संपूर्ण भारत से आते हैं 545, कार्यकाल है 5 वर्ष। इसके अलावा हम बात करें लोकसभा के सदस्य यानी कि एमपी के बारे में, तो लोकसभा का जो है वो विघटन हो सकता है। लोकसभा का विघटन जो है विघटन हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि गठबंधन का सरकार बना हो, 274 सीट मिलने के बाद कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, मान लीजिए बीच में कोई गठबंधन की सरकार है, वो बोल रही है कि हम आपकी पार्टी से नहीं जुड़े रहेंगे, उस स्थिति में कोई एमपी यदि अपना मत वापस लेता है तो सरकार जो पार्टी होती है वो सरकार सिद्ध नहीं कर पाती है। उस स्थिति में जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। तो इसमें याद रखेंगे कि लोकसभा का जो है वो विघटन हो सकता है। इसके अलावा लोकसभा को हम कहते हैं प्रथम सदन। लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन। लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन। इसके अलावा 4 नंबर पॉइंट याद रखेंगे कि इसको हम निम्न सदन कहते हैं। इसको कहते हैं निम्न सदन। इसको कहते हैं निम्न सदन। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि प्रथम सदन इसीलिए कहते हैं कि देख रहे हैं कि संसद के 3 अंग है। पहला लोकसभा तो 1 नंबर में है, तो इसको प्रथम के नाम से याद रखेंगे कि प्रथम सदन है। निम्न सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का विघटन हो सकता है, यानी कि लोकसभा भंग हो सकता है यदि जो भी पार्टी सरकार में होगी यदि अपने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी और उसके एमपी लोग किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तो इस स्थिति में लोकसभा भंग हो जाता है। तो लोकसभा से देखा है तो इतने ही पॉइंट बनते हैं, याद रखेंगे। लोकसभा को एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं। इस वर्तमान में देखा जाए तो इनकी संख्या 545 है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं तथा लोकसभा को निम्न सदन के भी नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। अब चर्चा की जाएगी राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और जो है इसमें जो अपना मुख्य पॉइंट है वो क्या क्या है। तो राज्यसभा के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या इनकी 250 है, जिसमें से जो है 238 जो होते हैं वो चुने जाते हैं विधानमंडल से या फिर एमपी लोग जो होते हैं अधिक समय तक जो कार्य करते हैं या अधिक दिन तक जो मंत्री बने रहते हैं उनको चुना जाता है। प्लस 12 सदस्य जो है वो कला साहित्य या खेल के माध्यम से जो भी व्यक्ति अव्वल होते हैं उनको ऐड किया जाता है। कार्यकाल की बात करें कि राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष होता है, कार्यकाल तो वो होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है इन लोगों का कार्यकाल। और पॉइंट के बारे में बात करें, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर में हम बोल सकते हैं कि इसको द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं द्वितीय सदन, यानी कि ये दूसरा सदन है। पहला लोकसभा है तो दूसरा है राज्यसभा। 4 नंबर में हम लिख सकते हैं कि इसे हम कहते हैं उच्च सदन। इसे हम उच्च सदन कहते हैं। 5 नंबर में हम लिख सकते हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो है वो विघटन नहीं होता है। विघटन नहीं होता है, उसका कारण अभी हम जानेंगे कि राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है। राज्यसभा में जो देखा जाए तो प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके जो सदस्य होते हैं वो हमेशा रिटायर होते रहते हैं। कुछ लोगों को इसमें से हमेशा निकाला जाता है, उनका कार्यकाल जैसे ही 6 वर्ष पूरा होता है तो कुछ सदस्यों को निकाला जाता है, फिर पुनः उनको इसमें ऐड किया जाता है। यानी कि 250 लोगों का एक ही बार में चुनाव नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जिसके कारण राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसीलिए इसका विघटन नहीं हो सकता है। ये देखा जाए 2 नंबर में पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं तथा इसका विघटन नहीं हो सकता है। कार्यकाल, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जितना भी होता है विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी किसी भी पद पे कोई भी पदाधिकारी हो, उसका कार्यकाल देखा जाए तो एक राज्यसभा ही ऐसा होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी जितने भी पद होते हैं उन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आप यदि राज्यसभा को सिर्फ याद कर लेते हैं तो बाकी आप तुक्का से ठीक लगा सकते हैं कि कार्यकाल सबका 5 वर्ष होता है।
ये हो गया। राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया चुका है, देश का प्रथम नागरिक है प्लस सेना के प्रमुख है। इसके अलावा किसी भी कानून को बनने के लिए लोकसभा से राज्यसभा से 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, यानी कि 2/3। इसके अलावा राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर जैसा ही होता है उस कानून को पास मान लिया जाता है। इसके अलावा संविधान में यदि संशोधन करना है तो लोकसभा से 2/3 बहुमत, राज्यसभा से 2/3 बहुमत प्लस जितने भी राज्य भारत में हैं उसके आधा विधानसभाओं से बहुमत मिलना चाहिए, तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जैसे हाल ही में देखा जाए तो धारा 370 हटाया गया, तो उसके लिए लोकसभा से 2/3 बहुमत, राज्यसभा से 2/3 बहुमत प्लस अभी भारत में देखा जाए तो 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 विधानसभाओं से बहुमत मिलना चाहिए, तब जाके किसी भी कानून को पारित किया जा सकता है। ये जो है सिस्टम है हमारे देश का कानून बनाने का और संविधान संशोधन करने का। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना, जो भी पॉइंट है उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट पॉइंट अब अपना रहेगा लोकतंत्र। जो भारत में लोकतंत्र व्यवस्था की गई है उसका आधार क्या है और किस प्रकार से जो है उसका परिचालन किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो कितने आधार पे है और उसकी चर्चा जो है किस प्रकार से की गई है। तो देखा जाए तो किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को खड़ा रहने के लिए या सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट जरूर होता है, तभी वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है। तो लोकतंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 स्तंभ है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। लोकतंत्र के बारे में बात करने से पहले आवश्यक यह भी है कि जान लें कि लोकतंत्र कहते किसे है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो यदि लोकतंत्र का सटीक डिफिनेशन के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जिन्होंने लोकतंत्र का सबसे सटीक डिफिनेशन दिया और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का जो डिफिनेशन है वो है जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन व्यवस्था हो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा। सब जानते हैं कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के लिए ही होते हैं, यानी कि जनता के विकास के लिए ही चुनाव होता है और उसमें जनता ही शामिल होती है। तो देखा जाए तो जनता के लिए, यानी कि जो भी कानून बनाया जाता है वो जनता के लिए बनाया जाता है और जो भी लोग इसमें शामिल होते हैं वो जनता में से ही कोई एक होता है। सबसे पहले देखा जाए तो चुनाव की प्रक्रिया ये है कि जो भी व्यक्ति देखा जाए 18 वर्ष को जैसे ही क्रॉस करता है, 18 वर्ष का होता है, उस समय से वो वोटिंग कर सकता है। इसके अलावा 25 वर्ष के आयु तक देखा है तो चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया बनाया गया है, तो जनता में से ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जनता ही उसे वोट देती है और जनता में से ही कोई व्यक्ति किसी पद पे जाता है और जीतता है, तो शासन करने का कार्य जनता ही करती है। तो देखा जाए तो इसमें सब जनता के ही द्वारा हो रहा है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही व्यक्ति उनमें शासन करने का कार्य करता है। इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो जिसमें देखा जाए तो राजा का लड़का राजा नहीं बने, यानी कि एक पीढ़ी से जो परंपरा चली आ रही है राजतंत्र के द्वारा, वो नहीं हो। जनता अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि को चुने और जिसको बहुमत सबसे अधिक मिले
वही देश का राजा बने, वही देश को चलाने का कार्य करे। इस प्रक्रिया को हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र को चलाने के लिए जो मुख्य स्तंभ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है लोकतंत्र को चलाने वाला स्तंभ, उसे हम कहते हैं विधायिका, उसे हम कहते हैं विधायिका। दूसरा जो स्तंभ है उसे हम कहते हैं कार्यपालिका, उसे कहते हैं कार्यपालिका, उसे कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरा जो है इसे हम कहते हैं न्यायपालिका, इसे कहते हैं न्यायपालिका। चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है बट नॉट इन लिस्ट, बट नॉट इन लिस्ट है ये, इसको मान के चला गया है। चौथा जो है वो है मीडिया। मीडिया बोले तो प्रेस, प्रेस जो होता है ये भी जो है लोकतंत्र का कहीं ना कहीं एक स्तंभ है। लेकिन भारतीय मीडिया के बारे में हम बात करें तो भारतीय मीडिया का जो रैंक है 140 से लेकर 150 के बीच में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उन मुद्दों पर भारतीय मीडिया चर्चा नहीं करती है। ज़्यादा देखा जाए तो धार्मिक मामलों पर चर्चाएं अधिक होती है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, इस मामले पर चर्चाएं अधिक होती है। बजाय इसके चर्चा इस बात पर होनी चाहिए, शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे होना चाहिए, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज अधिक से अधिक बने इस पर बात होना चाहिए। नेताओं, कौन सा नेता कौन सा अपना कार्य सही नहीं कर रहा है, या फिर कौन से क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं जिन पर सही से विचार नहीं किया जा रहा है, इस पर यदि चर्चा हो तो समझिए कि मीडिया अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। बाकी जितने भी चीजें हैं वो बेकार की हैं। इसीलिए भारतीय मीडिया के बारे में यदि बात करें तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को सही से पालन नहीं कर पा रही है। इसीलिए जनता के द्वारा इसे काट कर वर्तमान में एजुकेशन को जोड़ा गया है, यानी कि शिक्षा को जोड़ा गया है। कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ये कहीं ना कहीं शिक्षा है, क्योंकि जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे। यदि लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो कोई भी नेता मंत्री या कोई भी व्यक्ति, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो उसको आसानी से अपने राह से गुमराह किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित है, उसको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, तभी वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव सही से कर सकता है। तभी जो है लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में यदि हम बात करें तो 3 स्तंभ, जिसमें सबसे पहला जो है वो है विधायिका। विधायिका कहने का मतलब ये है जितने भी लोग यानी जितने भी नेता हैं हमारे देश में, जो भी व्यक्ति या जो भी नागरिक कानूनी प्रक्रिया बनाने में यानी कि कानून बनाने में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको हम विधायिका के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लोकसभा को हम इसमें ले सकते हैं। लोकसभा जो है वो देश स्तर पे कानून बनाने का कार्य करता है। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, एमपी हो गए, वो विधायिका के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा के जो भी मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है वो भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। राष्ट्रपति भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि वो भी कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो विधानसभा भी आ सकता है इसके अंतर्गत, क्योंकि विधानसभा अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें विधान परिषद भी आ जाएगा। विधान परिषद भी को भी इसमें ऐड किया जा सकता है, विधान परिषद, क्योंकि राज्यों में जो भी कानून बनते हैं वो देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राज्यपाल, इसके अलावा राज्यपाल भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो विधायिका कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, जो भी लोग कानून बनाने में शामिल होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है विधायिका के अंतर्गत। इसमें देखा जाए तो लोकसभा का जो मेंबर होता है, जो एमपी होता है, ये लोकसभा में जाते हैं और कौन सा कानून बनाना है, कौन से कानून में संशोधन करना है, इस विचार पे वो लोग चर्चा करते हैं। तो ये लोग हो गए। राज्यसभा का जो भी मेंबर है, राष्ट्रपति हो गए। विधानसभा कहने का मतलब ये है, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा विधानसभा विधानमंडल के बारे में। तो विधानसभा में जो है वो विधायक लोग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलए, जिन्हें एमएलए कहा जाता है। जनता इनका भी चुनाव डायरेक्ट करती है। इसके अलावा विधान परिषद, भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद का निर्माण किया गया है, इसमें अपना बिहार भी उसमें आता है, तो ये भी आ जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल को भी इसमें इंटर किया जाता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका।
तो कार्यपालिका के बारे में यदि हम बात करें तो जब कोई कानून बन जाता है तो उसको लागू करने का जो काम है, जैसे मान लीजिए कोरोना में भारत सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर आता है तो उसको रोकने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी की आवश्यकता है जो उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करे। तो उसके लिए बनाया गया है कार्यपालिका को, यानी कि पुलिस से संबंधित, डिफेंस से संबंधित जितने भी लोग, जितने भी नागरिक या जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं वो सब आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आर्मी को इसमें ऐड कर सकते हैं, जल सेना को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जल सेना, थल सेना हो या फिर हो वायु सेना, इन सब को जो है आप कार्यपालिका के अंतर्गत रख सकते हैं। पुलिस, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है उन्हीं पर ये सभी लोग कार्य करने का काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में भी जो भी नियम कानून होता है और संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, बाकी जितना भी पदाधिकारी होते हैं सबको उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो ये हो गया कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस, डिफेंस से जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं वो सब लोग आएंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। तो कार्यपालिका ये है, कोई भी कानून यदि बनता है तो विधायिका के अंतर्गत आता है और उस कानून को जो पालन करने में सहायक होते हैं वो होते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। अब इसके अलावा इसमें प्रश्न यही बनता है कि कोई व्यक्ति यदि जुर्म किया है तो उसको साबित करने का कार्य, मान लीजिए कोई कार्यपालिका ही है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बोल रही है कि नहीं तुमने ये जुर्म किया है, तो उसका न्याय करने के लिए न्यायपालिका को बनाया गया है। तो न्यायिक प्रक्रिया से जो भी पदाधिकारी या जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनका निर्धारण किया जाता है न्यायपालिका के अंतर्गत। तो आप जानते हैं कि कोई भी क्राइम व्यक्ति करे या ना करे, आप पे यदि किसी भी प्रकार का केस दायर होता है तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि अपना वकील रख के आप कोर्ट में बहस कर सकते हैं। यदि कोर्ट के द्वारा फैसला आता है कि आप दोषी हैं तो आपको सजा होगा, यदि आप दोषी नहीं है तो आपको सजा नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जिला सत्र न्यायालय। अब आगे हम पढ़ेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से कोर्ट का निर्माण किया गया है, फिलहाल इसको देखते हैं। तो न्यायपालिका के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं वकील। वकील लोग जो है ये कोर्ट में बहस करने का काम करते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत। इसके अलावा जज जितने भी होते हैं, या इन्हें हम न्यायाधीश भी कहते हैं, इन्हें न्यायाधीश, जज और न्यायाधीश, वकील जो है ये आते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत। इसके अलावा बात की जाए मीडिया के बारे में और शिक्षा के बारे में, तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो ये है लोकतंत्र का 3 स्तंभ जो पूर्ण रूप से हमारी सरकार को चलाने में या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में अपनी अहम भूमिका को निभाता है। तो इसमें सबसे पहला है विधायिका। जितने भी कानून बनाने से संबंधित पदाधिकारी हैं या व्यक्ति है या नागरिक है जो विधायिका से जुड़े हुए हैं उनको हम विधायिका के अंतर्गत रखते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी कानून बन जाता है उसको पालन कराने में जो सहायक होते हैं उसे हम कहते हैं कार्यपालिका, जो पुलिस, जल सेना, थल सेना, वायु सेना जो भी है उसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंतर्गत वकील, जज बोलिए या न्यायाधीश बोलिए, वो लोग इसके अंतर्गत जुड़े हैं। मीडिया को भी इसमें रखा गया था लेकिन उनकी स्थिति वर्तमान में सही नहीं है, तो इसके लिए एजुकेशन को उसमें ऐड किया गया है। ये है अपना लोकतंत्र का स्तंभ। अब हम आगे जानेंगे विधायिका के बारे में और जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में देखा जाए तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो विधायिका के बारे में यदि हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो गया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम विधानमंडल पे। राज्य स्तरीय जो शासन व्यवस्था किया गया है वो किस प्रकार से है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसमें केंद्र सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राज्य सरकार बाकी था। फिर से एक बार देखते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। ये बहुत चीज यहाँ पे बनाते हैं। तो ये मान लीजिए केंद्र है, ये केंद्र सरकार है सबसे पावरफुल, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत ये है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। केंद्र स्तरीय जो शासन व्यवस्था जहाँ पर होता है उस घर को हम कहते हैं संसद। इसके भाग 3 है। पहला है लोकसभा, पहला जो है वो लोकसभा है, लोकसभा के बारे में पढ़ लिए। दूसरा है राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा है। तीसरा इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, तीसरा जो है वो राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय कानून बनाने के लिए
राज्य स्तरीय कानून बनाने के लिए जिस घर का निर्माण किया गया है, जिस भवन का निर्माण किया गया है, इसे हम कहते हैं विधानमंडल। इसे कहते हैं हम विधानमंडल। प्रत्येक राज्य की राजधानी में लगभग बनाया गया है विधानमंडल। विधानमंडल के भी देखा जाए तो 3 अंग है। सबसे पहला है विधानसभा, सबसे पहला है विधानसभा। दूसरा सभी राज्यों में नहीं है, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का निर्माण किया गया है। क्योंकि हम बिहार में निवास करते हैं तो बिहार में विधान परिषद है, तो उसके बारे में चर्चा आवश्यक है। तो दूसरा है विधान परिषद, दूसरा जो है वो है विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा जो है वो है राज्यपाल, तीसरा है राज्यपाल। तो एक एक करके यदि चर्चा करें तो पहला जो विधानसभा है, इस विधानसभा, इसके वर्तमान में बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे। बिहार के संदर्भ में बात करेंगे कि विधानमंडल की परिचर्चा जो है बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। तो बिहार विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 243। और विधानसभा कहने का मतलब ये है, इसका मतलब होता है विधानसभा में जो भी व्यक्ति जाते हैं उससे हम कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इसको हम कहते हैं विधायक, हिंदी में कहते हैं विधायक। जो भी विधायक जीत के जनता के द्वारा जाते हैं वो विधानसभा में जाके बैठते हैं और राज्य स्तरीय परिचर्चा जाके वहाँ पे करते हैं। और यही विधायक लोग, इसका भी सेम नियम है जैसे लोकसभा में नियम था कि आधे से 1 सीट यदि मिलती है किसी पार्टी को तो वो केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। उसी प्रकार यदि हम बात करें राज्य में, तो राज्य के द्वारा भी किसी भी राज्य में यदि जितना विधानसभा सीटें होंगी उसमें आधे से 1 अधिक जिस पार्टी को बहुमत मिलती है वो सरकार बना सकता है। तो विधानसभा कहने का मतलब ये है, इसमें आते हैं विधायक। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, यानी कि बिहार में यदि आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो आपको चाहिए सीट चाहिए, ये 100 हो गया और ये 44 यानी कि 22 हो गया। एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23, यानी कि 123 सीट यदि आपको मिल जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी पार्टियां गठबंधन करके अपना सरकार बनाने का काम करती है। तो याद रखेंगे कि विधानमंडल के 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा हम किसे कहते हैं, तो विधानसभा में जितने भी एमएलए लोग यानी कि विधायक लोग जो चुनाव लड़ने का काम करते हैं वो आते हैं विधानसभा के अंतर्गत। दूसरा इसमें विधान परिषद। तो बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार में विधान परिषद सीटों की जो संख्या है वो है 75 यानी कि 75 है। और राज्यपाल जो है वो होते हैं राज्य के प्रथम नागरिक, राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में जो है वो राज्यपाल को जाना जाता है। तो ये विधानमंडल हो गया। चुनावी प्रक्रिया यही है, आधे से 1 सीट यदि किसी भी पार्टी को मिलती है तो राज्य स्तरीय वो क्या कर सकता है, अपने उम्मीदवार को खड़ा करके वो चुनाव जीत सकता है और राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। सेम प्रोसेस इसका भी है जैसे लोकसभा और राज्यसभा में था। विधानसभा के बारे में बात करें तो इसका जो है वो विघटन हो सकता है, इसका विघटन जो है वो हो सकता है, लेकिन विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। कार्यकाल के बारे में बात करें तो सबका कार्यकाल जो है इसका भी 5 वर्ष ही होता है कार्यकाल। इन लोगों का भी कार्यकाल विधान परिषद का 5 वर्ष होता है, राज्यपाल का भी 5 वर्ष होता है कार्यकाल। तो ये राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। इसके अलावा भी एक सेक्टर और है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का निर्माण किया गया है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही हैं लेकिन वहां पे मुख्य पावर जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में निहित है, ये अलग बात है। तो ये हो गया, तो क्लियर होता है यहाँ पे विधानमंडल। अब हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। ये विधायिका के बारे में सभी चर्चा हो रही थी। विधायिका के अंतर्गत हम लोगों ने संसद को पढ़ा,
इसके अलावा हम लोगों ने विधान मंडल को पढ़ा और लोकतंत्र के माध्यम से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। तो न्यायपालिका के बारे में आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार से कार्य करती है, और यदि आपके साथ कोई अनहोनी होता है, आपके साथ यदि कोई नाइंसाफी होता है तो कहां तक आप जा सकते हैं और किस स्तर पर सरकार से आप गुहार लगा सकते हैं। तो न्यायपालिका के अंतर्गत अब हम बात करेंगे। न्यायपालिका तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सेम यही है, त्रिभुज का एक निर्माण करेंगे, इसमें भी त्रिस्तरीय न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। सबसे पहले केंद्र में देखा जाए, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे हम, तो एक नंबर में सबसे निचली इकाई जो है वो है जिला सत्र न्यायालय। सबसे नीचे है जिला सत्र न्यायालय, जो प्रत्येक जिले में बनाया गया है। प्रत्येक जिले में जिला सत्र न्यायालय का निर्माण किया गया है। दूसरी इकाई के रूप में राज्य स्तर पर बनाया गया है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को बनाया गया है उच्च न्यायालय, जिसको हम कहते हैं हाई कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तीसरा है देश स्तरीय यानी केंद्र स्तरीय बनाया गया है, जिसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय, जिसे कहा जाता है उच्चतम न्यायालय, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के भी नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम से इसे जानते हैं। अब मान लीजिए कोई भी क्राइम होता है, किसी भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो सबसे पहले जिला सत्र न्यायालय में उसकी केस की याचिका की जाती है और सबसे पहले केस दायर होता है जिला सत्र न्यायालय में। यदि यहाँ पे किसी व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया तो उसे उस प्रक्रिया में उसे ये मानने का पूरा अधिकार नहीं है कि हम दोषी हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो जिला सत्र न्यायालय की बातों को मानते हुए आप अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में भी आपको दोषी करार दिया जा चुका है, वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा यदि फैसला सुना दिया जाए तो आपको उस चीज को मानना होगा। यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन है कि राष्ट्रपति यदि चाहें तो आपको बचा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही कम चांस होता है कि किसी व्यक्ति को यदि सजा सुना दी गई हो तो राष्ट्रपति उसे बचा ले या अपने द्वारा उनको निर्दोष कराने का करार करे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि यदि जिला सत्र न्यायालय के द्वारा आपको दोषी करार कर दिया गया है और आप चाहते हैं उच्च न्यायालय में जाने के लिए और अपना केस लड़ने के लिए, तो वहां पर आपका जो एविडेंस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यदि जिला सत्र न्यायालय के द्वारा यदि सभी व्यक्ति उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में यदि जाने लगे तो वहां पे केस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी ये है कि जब भी आप जिला सत्र न्यायालय से हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो आपके केस का पहले पूरा एनालाइज किया जाएगा। यदि हाई कोर्ट को ये लगेगा कि आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हुई है तब आपके केस को एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपका केस जब एक्सेप्ट होगा तब जाके हाई कोर्ट में आप उस केस को लड़ सकेंगे। और जब तक आपके केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपको जिला सत्र न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाई गई है उस आधार पर आपको सजा भुगतना पड़ेगा। तो त्रिस्तरीय न्यायपालिका के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पे जिला सत्र न्यायालय और राज्य स्तर पे उच्च न्यायालय, और देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। तो ये है न्यायपालिका। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।